नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ छोटे से गैप के बाद पर मुझे बड़े प्रॉमिस के साथ सर आए हैं कि रेगुलर इंटरवल पर मिलेंगे। नमस्कार। प्रमोद सिंह सर नमस्कार। जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। और मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है, गंभीर भी है। नरेंद्र मोदी जी के साथ दो बहुत बड़े बिट्रेयल हुए पिछले तकरीबन 5-6 साल में। दोनों जिनके ऊपर उनको बहुत भरोसा था, बहुत क्लोजनेस थी, बहुतों के अगेंस्ट जाकर वो उनके साथ खड़े हुए थे। इसमें सत्यपाल मलिक सबसे आगे और दूसरे जगदीप धनखड़। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही जाट लीडर। मुझे ये चीज बड़ी हजम नहीं हुई। हमारे साथ जब अजीत सिंह जी जुड़े हुए थे तो उन्होंने ये भी कहा था जी। कि सत्यपाल मलिक वाले रास्ते पे ही जाएंगे जगदीप धनखड़ जी। उसी तरीके से बयानबाजी भी करेंगे। सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं वो। समझते हैं कि किस तरीके से जगदीप धनखड़ ने सत्ता पलटने की विपक्ष के साथ मिलकर साजिश रची। प्रमोद सर, आप गवर्नमेंट के उन प्लेसेस में हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, उन ऑर्गेनाइजेशंस पे हैं जहां पर न्यूज ब्रेक मेरे ख्याल से 6 या 7 घंटे बाद होती है या 12 घंटे बाद होती है, पर आपको पहले आ जाती है क्योंकि प्रमोद सर इज इन दी गवर्नमेंट इन सम वेरी डिसेंट प्रोफाइल्स जहां से इनके पास न्यूज सबसे पहले ब्रेक होती है। ओवर टू यू सर। नमस्कार गायत्री जी। देखिए, धनखड़ साहब का जो अभी ये मामला हुआ है जगदीप धनखड़ का, मैं इसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मानता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इन्हें गवर्नर बनाया, वेस्ट बंगाल का फुल फ्रीडम मिली इनको काम करने की। उसके बाद इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया, बुलाया गया उपराष्ट्रपति के लिए। जब वेंकैया नायडू का टेन्योर खत्म हुआ, बीजेपी ने वेंकैया नायडू को सेकेंड टेन्योर चाहती तो दे सकती थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, धनखड़ साहब को दिया गया। उस समय भी हम लोगों को लगा कि कहीं ये टैक्टिकल मिस्टेक तो नहीं हुई, क्योंकि ये संघ से तो कभी जुड़े नहीं धनखड़ साहब, और ये बीजेपी में भी कभी नहीं थे। ये 1989 में जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई थी तो एक बार इन्होंने लोकसभा जीती थी, तो उस समय वीपी सिंह के गवर्नमेंट में ये डिप्टी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, और कोई मंत्रालय नहीं था, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के डिप्टी मिनिस्टर थे। फिर जब चंद्रशेखर जी की सरकार आई थी उनकी तरफ चले गए, फिर उस मंत्री में हो गए। उसके बाद ये एकदम जो पॉलिटिकल लैंडस्केप से बाहर हो गए। 2003 में इन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था, और 2003 से वेस्ट बंगाल का गवर्नर बनने तक ये कहीं कुछ नहीं थे। वकील थे, हाई कोर्ट के अच्छे वकील माने जाते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के भी अध्यक्ष थे। अब ये बीजेपी में आए और फिर इनकी नजदीकियां बढ़ी होंगी, इनको गवर्नर बनाया गया, उपराष्ट्रपति बनाया गया। तो जब पहले तो शुरू में आपने देखा होगा कि उपराष्ट्रपति का कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस और लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे। आपको याद होगा तृणमूल कांग्रेस के एक एमपी ने तो इनकी नकल करी थी बैठ के, राहुल गांधी। हाँ, कि ऐसे बोलते हैं, कैसे झुकते हैं, इनकी रीढ़ नहीं है, कांग्रेस कहती रही। फिर इनके खिलाफ कपिल सिब्बल, और कांग्रेस, कपिल सिब्बल भी कांग्रेसी है, आज भी दिल से कांग्रेसी है, भले वो कांग्रेस में नहीं है इस समय, क्योंकि उनको राज्यसभा जाना था, समाजवादी पार्टी के टिकट से आ गए, समर्थित निर्दलीय समाजवादी पार्टी के समर्थन से आ गए वो। और फिर कांग्रेस के लोगों ने इनको, जिसको कहते हैं ना बड़ी टपोरी भाषा में, खोपचे में लिया। इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात शुरू हो गई। हालांकि ये हटने चाहिए, क्योंकि बहुमत था एनडीए के पास, जो ये सरकार है बीजेपी। आपके दर्शकों को पता नहीं चाहिए कि उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें लोकसभा राज्यसभा की स्ट्रेंथ पे चुनाव होता है। हाँ, देखिए यही फोटो आपने दिखाई कि स्ट्रेंथ पे चुनाव होता है, विधानसभा के सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं है, हालांकि जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में देते हैं। तो धनखड़ साहब का अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ नहीं आता, लेकिन ये डर गए। उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस ने इनसे बात करनी शुरू की, जो हम लोगों को सोर्सेज से पता है, और खास तौर से जो जयराम रमेश है, उनके महासचिव भी हैं और पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं जो कम्युनिकेशन विंग है, उन लोगों ने इनको जो है घुमाना शुरू किया। फिर इनको चढ़ाया गया कि आप तो बहुत बड़े नेता हैं, चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह से भी बड़े नेता, एक वो प्रधानमंत्री हुआ, एक प्रधानमंत्री हुआ, लेकिन आप तो बहुत बड़े नेता हैं। तो इनको कहा गया कि अगर आप हमारा साथ दें तो हम आपको राष्ट्रपति बनाएंगे 2027 में।
ये भी कहीं कहीं बात आई, हालांकि अभी इसका मतलब कि कंफर्म होना बाकी है, लेकिन अगर आप सोचेंगे, जो अगर आप पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे, तो कहीं ना कहीं धनखड़ साहब को ये बोला गया हम आपको प्रधानमंत्री नहीं बना सकते अगर आप सरकार गिरवा दें, क्योंकि कांग्रेस मोदी को हटा नहीं सकती, उनको सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस में दम नहीं, उसके पास उतनी सीट्स नहीं। अब इनको पता है कि बीजेपी को 32 सीटें चाहिए 240 है, तो उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी का समर्थन है, तो ये चाह रहे थे चंद्रबाबू नायडू से समर्थन ले लेकिन चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाए, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स ही कांग्रेस के खिलाफ रही है। पहले जब वो 10 साल आंध्र प्रदेश के लगातार मुख्यमंत्री थे, फिर जगन मोहन रेड्डी के पिता वैसा रेड्डी हो गए, उनकी मौत हो गई, फिर स्टेट का बंटवारा हुआ, फिर ये मुख्यमंत्री बने चंद्रबाबू नायडू, फिर जगन मोहन रेड्डी गया, फिर बने। आपको याद होगा जब एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उसमें चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ थे। हालांकि देवगौड़ा की सरकार में भी और गुजराल की सरकार में थे, लेकिन कांग्रेस समर्थन था, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं गए। तो इनको ये बोला गया अगर आप तोड़ देंगे भाई तो हम सरकार गिर जाएगी, तो हम आपके लिए अच्छा होगा। और इनको लगा कि अब इन्होंने किसी एमपी को बुला के भी कहा था, शायद शिवसेना के एमपी को बोला था कि आपका टेन्योर तो अगले साल खत्म हो रहा है, मैं तो अभी 27 तक हूं, 2 साल अभी इनका टेन्योर बचा हुआ था। इन्होंने खुराफात करनी शुरू करी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के, तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों को भी बुलाया और उनको समझाया कि कैसे क्या होगा, आप कहां जा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं, 2000 से सन 2000 से वो उच्च पद पे है, 14 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अभी 11 साल प्रधानमंत्री। अभी तो कांग्रेस ने सारे घोड़े खोले, हटा तो पाए नहीं। तो हमको किसी ने कहा कि भाई ये, मैंने सुना था इन्होंने चंद्रबाबू नायडू के 5 से 10 के बीच में एमपीज को बुलाया था और उन्हें कहा कि हाँ। तो उनको कहा गया कि भाई ये जो प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं, ये ओपी धनखड़ साहब जिस स्कूल के विद्यार्थी हैं, उनके प्रिंसिपल इनके स्टूडेंट रह चुके हैं दोनों के। समझ में आया आपको कि ये अब क्या भारत सरकार के पास इतना इंटेलिजेंस का विंग है, बहुत सी चीजें पता लग जाती कि आप क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। एक नया घर बना के दिया उपराष्ट्रपति के, बड़ा शानदार घर बना 6 एकड़ का है लोटेन जोन में, जो कि वो बन रहा है कि पुरानी बिल्डिंग सारी टूटेंगी, क्योंकि उनमें सिक्योरिटी के हिसाब से, ऑफिस के हिसाब से। सर मैं उस वाले पॉइंट पे बाद में आऊंगी। ये चंद्रबाबू नायडू तक जब बात पहुंची तो उसका रिजल्ट क्या आया? लाइक ये जो एमपी गए उनको इन्होंने बोला, चंद्रबाबू नायडू ने जहां तक सूचना अपने एमपी को कहा कि इस बारे में दोबारा बात नहीं होगी और आप लोग इनसे इस बारे में इस तरह बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी जी की सरकार से फायदा है। फायदा इस द बोल उनके स्टेट के लिए फायदा, जो चाह रहे थे कि उनके स्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, वहां पे जो बजट डेफिसिट है उसके लिए सेंट्रल से असिस्टेंस मिले, तो वो सब मिल रहा है, उनकी बात भी सुनी जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि उनके मंत्री, उनके कैबिनेट मिनिस्टर है, 2 स्टेट मिनिस्टर है। अभी अशोक गजपति राजू जो वाजपेयी जी की सरकार में सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उनको गोवा का राज्यपाल बना दिया गया है, अभी बनाया गया, जो पिछले 4-5 गवर्नर नियुक्त हुए। तो चंद्रबाबू नायडू ने डांटा, और अभी भी आप देख रहे होंगे कि बीजेपी के साथ वो किस तरह है कि हिंदी की बात पे भी चंद्रबाबू नायडू ने, उनके बेटे लोकेश, नारा लोकेश, इवन जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी कहा, आंध्र प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी कहा कि भाई हम हिंदी तो भाषा है, सबको सीखनी चाहिए। तब ये लगा लोगों को भाई चंद्रबाबू नायडू को ये लोग नहीं कर सकते। अब फिर ये जब जस्टिस वर्मा की बात हुई, जो अब यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिनको भेजा गया, मुंबई दिल्ली में जब थे, जिनके घर से बहुत ज्यादा पैसा रिकवर हुआ था, जला हुआ तो दिखाया गया था, वो उससे मैं बता नहीं सकता ऑन एयर, लेकिन वो पैसा काफी ज्यादा था, उसकी रिपोर्ट सरकार के पास है। मतलब 50 करोड़ से भी ज्यादा था। ये तो एक और ब्रेकिंग न्यूज है मेरे लिए। अब आप एक बात बताइए, आप बताइए, आपके पास इतना पैसा होता, आप उसको गैरेज में रखेंगे अपने? सोचिए कितना पैसा रहेगा कि आपको रखने के लिए गैरेज की जरूरत पड़ी।
ऑफ ऑल द प्लेसेस। और इतना पैसा था कि कपिल सिब्बल पीछे से बैकडोर डील करके आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी हाँ, आपको बचाने की कोशिश कर आप रहे हैं। देखिए, आप भ्रष्टाचार की बात होती है, अगर कोई सरकारी अफसर हो, दिल्ली पुलिस में हमने देखा है कि 5 रुपए की रिश्वत लेने पे सिपाही को डिसमिस कर दिया था। 5 रुपए की, बोला रिश्वत रिश्वत होती है। एक डीसीपी थे डॉक्टर आदित्य आर्य, तो रिटायर हो गए, वो डीजीपी रहे गोवा के, रिटायर हो गए। उन्होंने किया था, मैंने पूछा उनका, डॉक्टर साहब आप कमाल करते हैं? बोले भाई करप्शन तो करप्शन है, चाहे 5 रुपया हो चाहे 500 रुपया 5 लाख हो, पर्चा तो वही दर्ज होता है एंटी करप्शन का। अब यहाँ पे ये इन्होंने जो गेम शुरू किया जस्टिस वर्मा को लेकर, जबकि लोकसभा में ऑलरेडी स्पीकर उस पे अपना एमपीज का सिग्नेचर ले चुके थे, 100 से ज्यादा एमपीज की सिग्नेचर थी। बीजेपी चाह रही थी कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग हो, सरकार चाह रही थी वो लोकसभा में शुरू हो, और ये कि हम करप्शन को ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो जनता में एक मैसेज जाना चाहिए कि जुडिशरी करप्ट नहीं है। प्रमोद सर, मेरे को इनके तख्ता पलट के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि हम ये पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। मैं वहीं पे आ रहा हूँ, इसका इंटरलिंक्ड है जस्टिस यशवंत वर्मा का। जब वहां पे लोकसभा में बीजेपी के नेताओं ने, जिसमें रविशंकर प्रसाद थे और रिजिजू हैं जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, डॉक्टर ये अपने कैलाश मेघवाल जो लॉ मिनिस्टर हैं, और स्टेट मिनिस्टर हैं वहां पे जो लोकसभा में, सब लोग गए, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, ये हो गया। उसके बाद इन्होंने बिना सरकार को बताए, बिना कुछ पूछे, अपोजिशन के 60 एमपीज का लिखा हुआ लेटर जो है जस्टिस वर्मा को इम्पीच करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया और घोषणा कर दी। तो सरकार ने कहा हो क्या रहा है। उसके साथ जस्टिस का सभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की, जिसपे उन्होंने बयान दिया था, तो अपोजिशन के लोग उनको इम्पीच करना चाह रहे थे कि वो उससे बीजेपी का जो एक हिंदुत्व का जो पिच था उस पर फर्क पड़ता। ये उसमें के साथ मिल गया और उसको भी एक्सेप्ट कर लिया था एप्लीकेशन को। तब सरकार का एंटीना खड़ा हुआ, जो चंद्रबाबू नायडू को इन्होंने समझाया कि आप इस्तीफा अपना समर्थन वापस लीजिए। जस्टिस वर्मा के केस में सरकार को नीचा दिखा के राज्यसभा में इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग पहले बहस शुरू कराना चाहते थे, जो कि कायदे से लोकसभा में होनी चाहिए थी। लोकसभा जब पास करती फिर राज्यसभा में आता, तो वहां कराना चाहते थे, और ये सरकार को बैकफुट पे डालना चाह रहे थे करप्शन के इशू पे। ये कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे थे कि सरकार जो है जस्टिस अंदर खाने में सपोर्ट कर रही है। प्रधानमंत्री कभी इस बात को और जस्टिस ये लगा कि सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, और इनको तो कोई हटा ही नहीं सकता। धनखड़ साहब को लोगों ने कहा कि आपको हम हटाने नहीं देंगे, हम समर्थन आपको जुटा देंगे। जिनको लगा कि हमारी कुर्सी तो कोई हिला नहीं सकता। और आपको याद होगा जब इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को पब्लिकली बड़ा भला बुरा कहा था किसानों के मुद्दे पे, वो वीडियो आपने देखा होगा, आपके दर्शकों ने भी देखा होगा। उन्होंने कहा कि देश का संविधान के हिसाब से दूसरे नंबर का व्यक्ति आपसे कह रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप किसानों की बात सुन क्यों नहीं रहे हैं। और जबकि शिवराज सिंह चौहान और ये सरकार, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है, और आप कह रहे हैं, आप पब्लिकली उनको ह्यूमिलिएट करें, ये कहना चाहते हैं कि मैं तो जाटों का बहुत बड़ा नेता हूं, देखो मैं तुम्हारा वो करता हूं। ये बीजेपी मोदी नहीं करने दे रहे। ये सारी चीजें ना इकट्ठा हो रही थी, और साथ में इनके घर पे जो अरविंद केजरीवाल वगैरह भी आए। अरविंद केजरीवाल मिले थे, अपोजिशन के लोगों को के साथ ही मिल रहे थे, घर पे अपने चैम्बर में मिल रहे थे, घर पे मिल रहे थे। तो इनके बारे में एक आईबी की रिपोर्ट आई थी, तो सरकार का एंटीना खड़ा था। तो जैसे ही ये जस्टिस शेखर यादव और जस्टिस यशवंत वर्मा वाला इशू हुआ, तो 4 बजे प्रधानमंत्री का जो कक्ष है लोकसभा में, पार्लियामेंट बिल्डिंग में, उसमें एक मीटिंग थी। उसके पहले ये इनकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी मीटिंग थी, तो उसमें रिजिजू जी नहीं गए और मेघवाल साहब नहीं गए, और राजनाथ सिंह जी चूंकि लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस है, उनको जाना था, वो नहीं गए। तो जो पार्लियामेंट के जो रिपोर्टर है उनको लगा यार क्या हो रहा है, और फिर इनको कहा गया
इनको कन्वे किया गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। पर और इस्तीफे से मतलब तैयारी ये भी हो गई थी कि अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे तो इनकी इम्पीचमेंट के हाँ, लिए सिग्नेचर। हाँ, ऑलरेडी राजनाथ सिंह जी के ऑफिस में चिट्ठी साइन हो गई, सिग्नेचर हो गया था, जिसमें कुछ जो पार्टी सपोर्ट कर रही है बीजेपी के, उनके सांसदों ने भी उसमें साइन सिग्नेचर दिए, जो कहा जा रहा है कि टीडीपी के भी थे और राजद के भी थे। राजद इसके जेडीयू की तरफ से संजय झा जो राज्यसभा में नेता है, उन्होंने भी सिग्नेचर किया था। तेलुगु देशम पार्टी के भी सांसदों ने। तब इनको लगा कि हमारा खेल खराब हो गया, इनको फिर इस्तीफा देने का, इनको लगा मैं इम्पीच हो जाऊंगी तो मेरी इज्जत खराब जाएगी। फिर इन्होंने इस्तीफा दिया हेल्थ ग्राउंड पे। हालांकि 2-3 महीने पहले भर्ती भी थे, वहां पे गए थे ये एक फंक्शन में नैनीताल में लॉ यूनिवर्सिटी में, तो वहां इनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो इनको एम्स में भर्ती कराया गया था। इनको हार्ट का इश्यू बताया गया था, तो वो ठीक है, तो फिर इनका इस्तीफा हो गया। तो धनखड़ साहब जो कि बहुत होशियार बन रहे थे, और ये अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए। अब एक बात इसे गायत्री जी साफ है कि बीजेपी अब धनखड़ जैसे लोगों से दूरी बना के रखे। सतपाल मलिक के बाद वंश होता है, दूध का जला छाछ भी फूकता है। और अब को जो भी राष्ट्रपति होगा, हम लोगों को ये तय है कि खाटी जो है बीजेपी का होगा, बीजेपी का होगा, संघ के बैकग्राउंड से आएगा। अब ऐसे लोगों पे चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट दाव नहीं पोस्ट है, लगाएंगे। राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिसियो बोलते हैं, तो वहां पे तो वो बिल नहीं पास होने देगा। बहुत सी चीजें हो सकती हैं, जैसे वो अंसारी साहब बीजेपी को तंग कर रहे थे, प्रधानमंत्री, आपको याद है उनके फेयरवेल पे क्या कहा गया था। अब ये वेंकैया नायडू को फेयरवेल भी नहीं मिला सरकार ने। आपने देखा होगा जो बड़ा क्रिप्टिक सा ट्वीट प्रधानमंत्री ने किया था, तब लगा कि भाई इन्होंने जो है बियॉन्ड रिपेयर हो गया है जो रिश्ता। अब जो है हाँ, वही ऑल शॉक कि इनको फेयरवेल नहीं दे रहे हैं। नहीं एकदम फेयरवेल नहीं दे रहे। फेयरवेल जनरली दिया जाता है। इतना एकदम नहीं बड़ा दिया जा रहा है। इतना बड़ा घात ये लगाकर बैठे थे। आई थिंक दिस वाज द बिगेस्ट बिट्रेयल जो मोदी जी को कहीं से मिला हो। कि हाँ, मिला होगा। तब और बीजेपी के पास खबर भी थी, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन थी। सरकार है ना भाई, सरकार के पास सूचना डिफरेंट होती है। अब इसमें और भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जेडी वांस वाला मुद्दा आपने शायद अपने शो में लिया होगा। जेडी वांस जब आ रहा था त्याड़ गए कि मैं जाऊंगा, उपराष्ट्रपति आ रहा तो उपराष्ट्रपति मेरे से बात करेगा। हाँ, वो कवर किया मैंने। और जयशंकर जी को भी इन्होंने मैसेज दिया कि हमें ब्रीफ करिए आप। तो कहा गया भाई जेडी वांस से आपका कोई लेना देना नहीं है, और प्रेसिडेंट ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ही बात कर रहे हैं। बहुत सी चीजें जो आपको नहीं बताई जा सकती। एक यहाँ पर एक पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ, दोनों कंट्रीज में आप बराबर तब कर सकते हैं जब फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट सेम हो। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उनके यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, वहां पे प्रेसिडेंट इज द इम्पोर्टेंट। तो इन्होंने वो क्या था कि वहां का वाइस प्रेसिडेंट भी सीनेट का चेयरमैन होता है, तो मैं वाइस प्रेसिडेंट यहाँ का हाउस ऑफ स्टेट्स जो राज्यसभा का चेयरमैन हूँ, तो दोनों बराबर हो गया। कैसे जस्ट बिकॉज़ टर्मिनोलॉजीज बराबर है, पर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो अलग है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर सेरेमोनियल हेड्स, दे डोंट हैव मच पावर। उनको कुछ इमरजेंसी पावर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में, जो रोज रोज नहीं आती। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में। जी जी। तो कुल मिला के जो है कि अभी भी लोग गेस जो लगा रहे हैं, धनखड़ साहब को लोग कह रहे हैं कि बोल नहीं रहे, कांग्रेस उनको प्रोवोक कर रही है। जो कांग्रेस उनके खिलाफ इंपीचमेंट ला रही थी, अचानक लगी चिल्लाने, अरे कितने इनके साथ अच्छा नहीं हुआ, ये है वो है। सोचिए, क्योंकि उनका गेम खराब हो गया। जो गेम खेलना चाहते कांग्रेस, धनखड़ के कंधे पे सवार होकर सरकार को गिराना चाह रही थी, वो जो है उस पे उनका खेल खराब हो गया। तब लोगों को कुछ समझ भी नहीं। अभी आप देखेंगे जो उनके एलओपी और कांग्रेस के नेताओं का जो बयान है, खींच से भरा हुआ है, वो फ्रस्ट्रेशन झलक रहा है, जिस तरह की भाषा झलक रहा है। बड़ा अच्छा, प्यारा प्यारा, मीठा मीठा, खट्टा खट्टा। मैं यहाँ पे ऐसा क्यों है? पिछले मतलब ये नेक्स्ट ट्रायल था जो विपक्ष का था, सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट, इफ मोदी डजंट रिटायर एट 75 देन वी नो हाउ टू रिमूव हिम। बहुत ही गंदा ट्वीट था उनका, एंड वी न्यू इट। राहुल गांधी का ट्वीट, सुब्रमण्यम स्वामी nobody, he cannot do, he's a loud mouth, he cannot do anything। इसी में प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने उनको राज्यसभा में नॉमिनेशन दिया था। वो चाह रहे थे उनको वित्त मंत्री बनाया जाए। भाई क्यों बनाया जाएगा? आपको सरकार में ना तो आप गाली गलौज करोगे, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलोगे, उल्टा पुल्टा बोलोगे, अपने विदेश मंत्री को वेटर बोलोगे, कोई बात होती है? आप कैसे हटा लोगे? कौन है सुब्रमण्यम स्वामी? एंड सुब्रमण्यम स्वामी का मैं एक चीज कभी नहीं जिंदगी में भूल सकती हूँ, आप एक तो डेनिग्रेट करते हो,
जयशंकर जी को इन्होंने कहा वेटर। वही कह रहा हूँ। हाँ। दूसरा स्टेटमेंट जो बहुत ही नीचता वाला स्टेटमेंट था, और मैं बहुत, मेरे को जब वो मैंने पढ़ा, आई नेवर डिड अ शो ऑन इट बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू गिव हिम, बट हर चीज भूली नहीं जा सकती है। जिस तरीके से जॉर्जिया मेलोनी के साथ इन्होंने कनेक्ट किया, ठीक है, अरे इनका भाई वो, एक बहुत गंदा ट्वीट आया था नहीं नहीं, उस चीज वो को लेकर बहुत ही के। खराब था। वो एक देश की सॉवरेन कंट्री की प्राइम मिनिस्टर है, नहीं, मेयरली उनको तो बिकॉज शी मारो है। गोली, मेरे हाँ, प्राइम मिनिस्टर है, उनको तो मेयरली मारो बिकॉज गोली, आप अपने शी, प्राइम मिनिस्टर का तो सोचो। नहीं नहीं, मेयरली बिकॉज शी हैपेंस टू बी अ वुमन, आप इस तरह कुछ भी बोल दोगे? कुछ भी, भाई अच्छा। ये तो आपको खुश होना Then, चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री से इटली के प्रधानमंत्री की दोस्ती है, और हम मतलब आप देखिए, अब आपको एक बड़ी शक्ति है, आपको फायदा मिलेगा भाई। इंटरनेशनल अरीना पे बहुत सी चीजें होती हैं, आप उसको जो है, मतलब जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था, सब लोगों ने कहा कि अब एकदम सटक गया है। एग्जैक्टली, एंड इनफैक्ट हाँ। दैट इज द मोमेंट आई स्टॉप फॉलोइंग कंप्लीटली। और इनका जो इन्होंने घात किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में, और उसको हम्म। खुश होकर पूरी मीडिया में बता रहे थे कि मैंने हाँ, जो अपने वोट से अटल सरकार, बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई थी। सरकार गिरी एनीवेज, थी। प्रमोद सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्योंकि ये सब के सब मिलकर, उसमें सुब्रमण्यम स्वामी भी शामिल हैं, भागवत जी का स्टेटमेंट, आरएसएस से जुड़े हुए एक हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनका भी जो आजकल चल रहा है, एंड अब हम्म। धनकर, हम्म। ये लोग एक यही तैयारी, कैसा लगता है, मैं देखिए, नितिन इन्हें जो गडकरी। भागवत जी का जो स्टेटमेंट था, वो दत्तोपंत ठेंगड़ी के बारे में जिक्र हो रहा था, और मजाक में कहा था। ठेंगड़ी साहब कहते थे 75 साल को, बोले मैं अपने ऊपर बोले मैं 75 साल को तो रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि बीजेपी में ये कहीं लिखा नहीं है कि 75 साल में, कांग्रेस के पास तो कुछ नहीं है, मोदी कैसे रहेगा 75 साल 75 साल। तुम्हारा जो लीडर अपोजिशन 83 साल का है, कांग्रेस के अध्यक्ष जो है 83 ईयर कंप्लीट किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो कहे कि 75 साल हो गया मोदी, जब आप कुर्सी छोड़ दो तो ये कुछ हजम नहीं हो रही। तो उसमें वो इन्होंने ट्विस्ट किया। बाद में संघ ने भी कही कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और मोदी जी, मैं आपके शो में कर रहा हूँ 2034 तक प्रधानमंत्री, आपके मुंह में 29 घी में, शक्कर, आपके मुंह में 29 में सरस। भी वो उनको इच्छा, वो जैसे भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था ना, मोदी जी जब तक चाहेंगे प्रधानमंत्री रहेंगे। ये इन लोगों के बस का नहीं हटाना, जनता उनके साथ है। जो गवर्नमेंट गरीबों का भला उन्होंने किया, शायद ही किसी ने किया भारत के इतिहास में। जी, कमिंग टू द नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन इस वक्त पूरी की पूरी मीडिया में छाया हुआ है, जगदीप धनखड़ जी को गाड़ी, घर, स्टाफ, पेंशन, इसका क्या होगा? देखिए, ऐसा है, चूंकि उन्होंने इस्तीफा दिया है, उपराष्ट्रपति तो रहे हैं, तो उनको रिटायरमेंट के हटने के बाद उनको एक घर सरकार देगी, वो है, अनलेस एंड अनटिल उसमें चेंजेस किए जाए। मतलब लगता है मोदी जी सरकार इतना पेटी नहीं होगी, उनको घर मिलेगा। घर मिलेगा तो जो एक को सिक्योरिटी होती है एक्स वीपी को, वो मिलेगी, और ऑफिस भी मिलता है, जिसमें उनका एक असिस्टेंट होगा, वो गवर्नमेंट उसका एक्सपेंस बियर करती है, इतना होगा। लेकिन अब वो गाड़ी तो खैर, वो एक जो चूंकि से होंगे तो उनको एक गाड़ी मिलेगी, और उनके जो स्कॉट होती है उसको मिलेगी, ये फैसिलिटी तो इनको मिलेगी। लेकिन ये है कि धनखड़ साहब ने आने वाले और उपराष्ट्रपतियों के लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। अब उन लोगों को जो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। ऑब्वियसली पहले सत्यपाल मलिक एक एग्जांपल निकले खराब, उसके बाद ये, एंड बोथ हैपन टू बी जाट। तो लोग अब आर्टिकल्स लिख रहे हैं कि भाई जाट लीडर्स के ऊपर, क्योंकि एक टाइम के बाद उनको इतना बड़ा सपना दिखाया जाता है कि वो उसमें उलझ जाते हैं, पहली बात तो इमोशनल टूल बन जाते हैं। ये लोग लगता है चौधरी चरण सिंह इस जन्म में दूसरे नहीं पैदा होंगे। धनखड़ और सतपाल मलिक तो उनका जूता उठाने की हैसियत में रखते, जिस तरह के बड़े नेता थे तो वो तो इकलौते जाट नेता रहे, जो प्रधानमंत्री भी रहे, देश के गृह मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बहुत बड़े नेता थे चौधरी चरण सिंह। वो ये लोग उनके टक्कर में नहीं आएंगे। हाँ, ये इनको चने की झाड़ पे कांग्रेस ने चढ़ा दिया था। हमने किसी से पूछा कि प्रधानमंत्री बनने का तो इनको नहीं मौका दिया था, कि जैसे वीपी सिंह की सरकार गिरानी थी तो राजीव गांधी ने चंद्रशेखर को सरकार बना दिया, फिर 6 महीने बाद इस्तीफा ले लिया, वो मतलब समर्थन ले लिया, सरकार गिर गई, नया चुनाव हुआ। तो कहीं ऐसा नहीं बोले तुमको प्रधानमंत्री बना ये देंगे। चंद्रबाबू नायडू तक तो पहुंचे थे, नीतीश कुमार तक भी पहुंचने की तैयारी की थी इन्होंने, पहुंचे थे, उनका क्या कोशिश की थी, लेकिन वहां पे जो बिहार में चूंकि इलेक्शन है, बिहार का डायनेमिक्स डिफरेंट है, वहां ये नहीं धनखड़ साहब कहते थे हमारे 5-10% जाट है, आपको वोट दिलवाते, वहां जाट नहीं है।
तो वो और चुनाव होने वाला है और एनडीए जीतने की स्थिति में है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ा जाएगा, तो वो इनके साथ नहीं जाते। इनका ले दे के एक चंद्रबाबू नायडू था जिसपे कांग्रेस ने गेम खेला था, इनको कंधे पे बंदूक रख के, वो फेल हो गया। और अब जो है, अब कोई किसी की हिम्मत नहीं है गेम खेलने। क्योंकि अच्छा, ये शौक तो बहुत बड़ा लगा होगा, इनको भी लगा होगा, राहुल को भी लगा होगा, सबको लगा होगा। और मोदी और अमित शाह लास्ट मोमेंट पे ऐसी गेम खेल देते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होती है, जो मतलब सोची नहीं होती है किसी नहीं ने नहीं, वो कि आउट ऑफ द सिलेबस में आ गया, आउट ऑफ द सिलेबस में आ गया। तो उनको उनको ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि अचानक से ऐसे, मतलब ये नो इम्पीचमेंट मोशन हो, सॉरी, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाएगा और मैं एकदम से रिजाइन कर, और ये सारी घटना मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं, ये 12 घंटे के अंदर हुई है। हाँ इट वाज हाँ, ऑल हैपेंड इन जस्ट 12। बहुत ही तेज स्पीड में। जैसे इन्होंने राज्यसभा में एक्सेप्ट किया जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ अपोजिशन का मोशन, थिंग्स स्टार्टेड मूविंग वेरी फास्ट। 2 बजे करीब इन्होंने एक बार इस्तीफा देने से मना कर दिया था, कहा गया था इनको, तो ये अड़ गए। तो इनको बोला गया नहीं नहीं, आपके लिए ये इंतजाम किया हुआ, फिर इन्होंने इस्तीफा दिया। He was removed। मैं तो कहता हूँ धनखड़ was removed। यस। क्योंकि एक उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति विपक्ष के साथ मिलके देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाने के लिए षड्यंत्र करे, ये तो भाई भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं। इसलिए इसको मैं ये बोलूंगी कि मोदी जी के साथ ये सबसे बड़ा धोखा था। बहुत बड़ा देखिए, धोखा था, बहुत बड़ा। सामने से वार आता है तो इंसान तैयार रहता है, सामने से जब वार ये आता है तो हम तैयार नहीं रहते। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था गायत्री जी, धोखा, हाँ सबसे धोखा। बड़ा धोखा। वो आपने बाबा भारती का किस्सा सुना होगा। एक बाबा भारती थे, उनके पास एक घोड़ा था और घोड़ा उनका बहुत बढ़िया था। एक डाकू था, उसकी निगाह थी कि मुझे घोड़ा चाहिए। वो बाबा को कई बार पकड़ा कि ये घोड़ा मुझे दे दो, उन्होंने मना किया। तो एक बार वो जो अपाहिज बन के बैठा हुआ था, बाबा जो है अपने घोड़े के साथ शाम को निकले तो देखे अपाहिज आदमी है, तो उसको उठा के अपने पीछे बैठा लिया। लेकिन वो तो डाकू था, तो उसने थोड़ी देर घोड़ा चला तो बाबा को धक्का दे के लगाम हाथ में ले लिया, बोला बाबा अब तो मैं घोड़ा लेके जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा भाई तुम घोड़ा तो लेके जा रहे हो, ठीक है, लेकिन ये मत बताना कि तुमने अपाहिज बन के जो घोड़ा हमसे छीना। नहीं, लोग कभी भविष्य में अपाहिज लोगों पे यकीन नहीं करेंगे। तो घोड़ा तो लेके गया, लेकिन इतना उसको ग्लानि हुई जब बाबा सुबह 4 बजे उठे तो घोड़ा उनके अस्तबल में बंधा हुआ। तो धनखड़ साहब ने जो किया है कि अब ऐसे लोगों को इस तरह के संवैधानिक पद पे तो शायद ही बीजेपी तो नहीं लाने वाली। इन्होंने सत्यपाल मलिक पे भी बहुत भरोसा किया था, ही टर्न्ड आउट। अब ये बहुत भरोसा किया था, बहुत, और ये उन्हीं की तरह कुछ मैं सुनने में आ रहा है कि ये 2-4 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, मुझे लगता नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज मुझे प्रमोद सर, क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। मैंने सुना है ज्यादातर, क्योंकि जो भी जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं उन्हीं से सारी खबरें आती हैं, कई बार ये बनी बनाई भी होती हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपसे पूछूं। मोदी सरकार अपने जिनको भी एसोसिएट्स को रखती है उनके ऊपर एक फाइल हमेशा रेडी होती है कि कभी भी जब ये उल्टी चाल चले तो उनके लिए तैयारी हमेशा करके रखते हैं। जगदीप धनखड़ पे भी ऐसी तैयारी हुई होगी, आई एम श्योर। मोदी सरकार क्या मतलब ये होता है, बैकग्राउंड चेक होता रहता है, बाद में भी होता रहता है, तो पक्का अब इन्होंने कुछ करने की कोशिश करी होगी, तो मुझे लगता नहीं है कुछ करेंगे, क्योंकि इन्हीं की छीछा लेदर होगी। ये शहीद नाखून कटा के शहीद बनने वाले भी स्थिति में नहीं, ये कहीं के नहीं रहे, ना उधर के रहे ना इधर के रहे। हाँ, क्योंकि इन्होंने अपना इस्तीफा दिया। अच्छा, एक बात आपने ध्यान दिया होगा, सतपाल मलिक को जब नागालैंड का गवर्नर बनाया गया था तो गवर्नर रहते हुए कंटिन्यूअस सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे। फिर भी मोदी जी बर्दाश्त कर रहे थे। बीजेपी ने उनको कुछ नहीं बोला, सरकार की तरफ से उनको दे अलाउड हिम टू रिटायर। सेम हुआ था कीर्ति आजाद के साथ, सेम हुआ था शत्रुघ्न सिन्हा के साथ, सेम हुआ यशवंत सिन्हा के साथ। चिल्लाते रहे, कोई नहीं बोलता,
सुब्रमण्यम स्वामी रोज चिल्लाते, कोई जवाब देता है? ये लोग चाहते हैं कि जवाब दे, लेकिन कोई जवाब ही नहीं देता। इवन जो बीजेपी के सेंट्रल ऑफिस का पीएम भी इनका जवाब नहीं देता, तो बेचारे इनको कोई भाव नहीं दे रहा। तो ये वो मतलब वो खिसियानी बिल्ली और खंबा नोचते नोचते जो खुद ही नाखून गवा बैठेगी, उसके बाद बिल्ली के बाद नाखून भी नहीं बचेंगे। तो यही है। अब यशवंत सिन्हा खत्म हो गए, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद को टीएमसी से टिकट मिल गया, वो लोग जीत गए हैं। लेकिन बीजेपी ने कहा तुम जो बोलना हो। अरुण शौरी ने इतना चिल्लाए, कोई किसी ने उनके खिलाफ कोई बयान बीजेपी की तरफ से दिया नहीं था। व्हेन पार्टी स्टॉप्स रिएक्टिंग, तो लोग कहते हैं अरे बेवजह भौंकरा, पार्टी तो बोल ही नहीं रही है। तो उससे क्या होता है, यू स्टार्ट लूजिंग मॉरल कैंपस। आपका जो मॉरल अथॉरिटी वो डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है। तो मैं मानता हूं कि मैं बीजेपी की स्ट्रेटजी को मैं अच्छा मानता हूं। ये बहुत एलिगेंट और डिग्निफाइड वे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप वॉर ऑफ वर्ड्स में, गाली गलौच में, झगड़े में, उनको वो अटेंशन चाहिए, इसलिए वो कमेंट देते हैं कि भाई हमें अटेंशन मिले। जनता में जाता है कि यार मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे, अमित शाह जी कुछ बोल रहे, नड्डा जी कुछ बोल रहे, राजनाथ सिंह जी कुछ बोल नहीं रहे, पार्टी यही भौंक बोले जा रहे हैं, बोले नहीं छोड़ो जाने दो, कुछ गड़बड़ रहा होगा इसलिए हटा दिया। उससे ना आपका कैरेक्टर झलकता है। और पॉलिटिक्स में ना परसेप्शन का गेम है, और जनता सोशल मीडिया के जमाने में सब जानती है, किसी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। इस मामले में तो जनता बहुत समझदार है आज की डेट में। जी। सो अंडर आर्टिकल 67, जैसा कि सर बता रहे हैं, उनको मतलब सॉरी नॉट घोड़ा, एग्जैक्टली घर और स्टाफ मिलेगा। जस्ट होप ही पुट्स इट टू द बेस्ट यूज, दोबारा कोई ऐसी बचकानी हरकत ना करे। स्टाफ मिलेगा, घर मिलेगा, और जो उनकी पेंशन है वो भी मिलेगी, पेंशन नहीं रुकेगी, क्योंकि इस चीज को लेके काफी कवायतें हो रही थी, एंड इसलिए मुझे लगा मैं सर आपसे पूछ लूं। सो सिंस ही इज डिजाइन्ड ऑन हेल्थ ग्राउंड्स, तो ऑब्वियसली होगा, बट हाँ याद रखिएगा, जब मैंने पहला शो किया था संदीप सिंह जी के साथ में उसी दिन हमने बात कही थी, इतना लिमिटेड ट्वीट हार्डली कभी मोदी जी ने लिखा है। इवन तो अविनाश भाई आए थे तो उन्होंने उसको बहुत ही क्रिप्टिक था वो, जैसे आपने देखा होगा जब वो अंसारी साहब जब राष्ट्रपति के पद से जब वो रिटायर हुए थे, तो मोदी जी ने भाषण दिया तो उनको बोला था आप जो काम करते हैं वो फ्री होके कर सकते हैं। वो उनके ऊपर तंज था। इनके बारे में तो 2 लाइन लिखा कि मैं उनके हेल्प में रहे हैं और काम किया, और हम उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, बात खत्म हो गई। इससे मतलब था कि थिंग्स हैव मूव्ड बियॉन्ड रिप्रोच, बियॉन्ड रिपेयर। यस, वो अब नहीं हो सकता। तो वही होता है, जैसे होता है ना, जहाँ चल निकल वाला बात हो जाता है। और वो क्योंकि मोदी जी को आदत नहीं है कि वो गंदे नोट पर खत्म करे, वो गंद मचाने में बिलीव नहीं करते हैं। अदरवाइज लिखने को तो वो मतलब एटलीस्ट पब्लिकली ही मेंटेन्स हिज इमेज, और जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपने दुश्मनों को भी वो जवाब नपातुला और बहुत सटीक सा देते हैं, और इनको उसी के लायक इनके लिए भी ट्वीट लिखा गया था। जी। और आप ये देखें कि इसके पहले भी एक उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया था, वीवी गिरी ने, लेकिन वो मिसेस इंदिरा गांधी के कहने पे दिया था, क्योंकि चुनाव होना था राष्ट्रपति का। तो चुनाव हुआ, वीवी गिरी को इंदिरा जी ने निर्दलीय लड़ा के जितवा दिया। उनको चूंकि नीलम संजीव रेड्डी को वो राष्ट्रपति नहीं बनने देना था। हालांकि नीलम संजीव रेड्डी जनता पार्टी के समय में राष्ट्रपति बन गए थे, कांग्रेस के नेता थे, लेकिन मोरारजी देसाई सरकार ने बनाया था। तो लेकिन ये धनखड़ साहब का स्थिति थोड़ी डिफरेंट है। ही रिजाइंड under the circumstances which were created by him and then went beyond control. आपने लोगों को ये कहा कि आप सत्ता से निकालिए, मतलब सत्ता से निकल लीजिए जिससे दूसरी सरकार आ जाए। अच्छा, ये पीएम किसको बनाने वाले थे जब सरकार गिराने की बात कर रहे थे? राहुल गांधी को? नहीं, पहले बोलते कि खुद ही हो सकता कि सपना पाल लो कि मैं ही शपथ ले लूं। हालांकि हम हमारे देश में गुलजारीलाल तख्ता पलट की तैयारी तो कर रहे थे, तो तख्ता पलट के बाद दूसरा पीएम कौन बनता है इनके हिसाब से? मैं एक बात बता रहा हूँ, जब नेहरू जी की डेथ हुई थी, नेहरू जी के शास्त्री जी के डेथ होने के बीच में गुलजारीलाल नंदा को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में गुलजारीलाल नंदा हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर है। फिर जब शास्त्री जी की डेथ हुई, शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद के बीच में फिर गुलजारीलाल नंदा को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, क्योंकि हमारे संविधान के हिसाब से प्रधानमंत्री पद की कुर्सी एक दिन खाली नहीं रह सकती। आपने देखा होगा जब मिसेज इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 31 अक्टूबर 84 को, राजीव गांधी को उसी रात शपथ दिलाई गई थी।
वो कुर्सी खाली नहीं हो सकती, प्रधानमंत्री के पद तो की वाइस कुर्सी। प्रेसिडेंट की पोस्ट कितने समय तक खाली रह सकती है? आई थिंक 2 महीने, 60 डेज का दो टाइम है। माह 2 महीने, अभी तो खैर वो नोटिफिकेशन दे दिया है चुनाव आयोग ने। द बॉल हैज बीन सेट इन मोशन, चुनाव होगा, हम लोग जल्दी पता लगेगा। जो जो नाम मीडिया में आ रहे उनमें से तो कोई नहीं बनेगा। आपने मुझे एक बार कहा था, मुझे याद है, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, मैं दिल्ली इलेक्शन चल रहे थे तो इन्होंने मुझे कहा था, गायत्री ये नाम मत लो, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो मेरे मित्र हैं, उन्हीं का पत्ता पहले कटेगा। तो हमने वो नाम एक्चुअली में नहीं लिया था जानबूझ के हाँ, हाँ। ड्यूरिंग द दिल्ली इलेक्शन। वो पार्टी, क्योंकि वो पार्टी नेतृत्व के बियॉन्ड, डिसिप्लिन पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा वो होगा ना, आप अपना नाम कैसे उछालोगे? तो दिल्ली में भी जो लोग उछल रहे थे वो तो नहीं हुए मुख्यमंत्री, नाम कोई और था जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। जी, तभी मुझे सर ने कहा था कि नाम मत लेना प्लीज, नहीं तो इनका पत्ता कट जाएगा अगर मीडिया में आ गया। दिल्ली इलेक्शन के टाइम पे, और एक्चुअली मैं मैडम ही बनी, आपने मुझे, आई रिमेम्बर ऑफ द रिकॉर्ड, आपने मुझे बताया भी था कि मैडम के आने के चांसेस हैं। तो हमने, पर उस वक्त जो लोग ज्यादा जो मीडिया में लोग हल्ला जो लोग वर्मा जी का था, साहिब सिंह वर्मा जी के। मैं प्रधानमंत्री का जो स्टाइल ऑफ फंक्शन है उसको बड़ा क्लोजली फॉलो करता हूँ। वो जब आप बैठ के इंडिपेंडेंट एनालिसिस करते हैं तो पता लगता है। जैसे रामनाथ कोविंद का नाम कोई नहीं जानता था, राष्ट्रपति का नाम जब घोषणा हुई तब लोगों को पता लगा, किसी जर्नलिस्ट को नहीं पता था, नोबडी न्यू कौन राष्ट्रपति बनने वाला। तो इस सरकार में यह है कि सर इंफॉर्मेशन चाहेंगे तो लीक नहीं हो सकती। अपोजिशन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? लीक नहीं होती सर, लीक नहीं होती है, ना तो सारे सवाल। सोर्सेज धरे के धरे रह जाते हैं। सोर्सेज क्या, अपने अब खुद ही बोल दें, सोर्सेज ने बताया, जर्नलिस्ट खुद ही सोर्स होता है, जब कुछ नहीं होता बोलता सोर्सेज सेड, अपनी ही बात को सोर्सेज के मुंह में डाल के बोलता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप बहुत पोल पट्टियां खोल रहे हैं, ऐसा ना हो कि कल 2-4 कॉल आ जाए आपको सुबह में। जी जी, बहुत जी जी, बढ़िया। ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, और प्रमोद सर से कोई शोज रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ईमेल इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेटिंग टू मी, जी मैं जी, उनको बहुत इजीली पढ़ती हूँ। जी और मैं प्रमोद सर। आपकी तरफ से आपके दर्शकों को भी अपील करता हूं कि आप गायत्री जी के चैनल को फॉलो करें, बेल आइकन दबाएं, और अपने और लोगों को बोले चैनल को फॉलो करें, क्योंकि एक अच्छी आवाज है, राष्ट्रीयता की बात करती हैं गायत्री जी, देश की बात करती हैं, तो हम लोगों को ऐसी जो वॉइसेज हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। जय जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जी जी।